बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस क्रांति की धरती लटिया पे हमें बोलने का अवसर दिया। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक महान ने जो त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ किया, मैं उस अशोक महान को भी नमन करता हूं। और भारत के एकता अखंडता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज और सभी विविधताओं, अनेकताओं को एक साथ संयोजित करके सबको मानवता के एक सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को भी नमन करता हूं। बड़े गर्व का विषय है कि आज हम लोग इस पावन पवित्र धरती पे 26वें साल, मतलब अभी पिछले साल हम लोग रजत जयंती मना रहे थे, लेकिन इस वर्ष का अवसर बाबू जगदेव प्रसाद के शताब्दी वर्ष को मनाने का अवसर मिला। इसके लिए बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे बीच मंच पे अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, सामने बैठे राष्ट्रीय महासचिव शत्रुघ्न सिंह शाक्य सर, जिनके मार्गदर्शन में सम्राट अशोक क्लब दक्षिण की तरफ हर रोज बढ़ रहा है, और युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य सर, जिनको सुनने के लिए हर युवा और होने वाला युवा भी लालायित रहता है। ऐसे डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के 2 महासचिव, दिग्गज महासचिव, जो कि आज यहां मंच पे उपस्थित हैं, साथ ही बिहार प्रदेश के नए महासचिव विषम जी को भी मैं छत्तीसगढ़ की धरती से, महात्म सर को छत्तीसगढ़ की धरती से आभार व्यक्त करता हूं। और यूपी की माटी जहां पे एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जापान की धरती, अब तो ऐसा हो गया है कि जापान का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कभी जापान को हम लोग नक्शे में देखा करते थे। अब मैं बताऊं लटिया के लोगों को कि जापान का जो नक्शा कभी हम लोग किताबों में देखते थे, अब वो मेरे दिल में भी आप लोग देख सकते हैं। हर समय मेरी मनसा रहती है कि मैं गुरु जी के सानिध्य रहूं, क्योंकि बहुत सी किताबें मैं पढ़ता रहता हूं और इतिहास का चूंकि शोधार्थी और छात्र भी रहा हूं। लेकिन गुरु जी एक लाइन में जो बात कह देते हैं, वो उन तमाम किताबों को पढ़ने के अतिरिक्त वो बात हमें सुनने को मिलती, और हमें ऐसा लगता है कि न जाने ये बात 10,000 किताबों के पढ़ने के बाद भी मैं इस बात को जान पाता कि नहीं। वैसे हमारे धम्म गुरु जिन सोई तारासावा जी को सादर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच पे हमारे धम्मगुरु थेरवाद के प्रकांड विद्वान मैं इन्हें मानता हूं, क्योंकि जहां भी हमें
छोटी सी छोटी बात धम्म को समझने में समस्या आती है तो मैं सीधा फोन लगा देता हूं अपने गुरुजी को, धम्म शरण भंते जी को, और माननीय भिक्खु हमें एक लाइन का अगर जवाब होता है तो वो एक पैराग्राफ में पूरा करते हैं ताकि हमें समझने में कोई समस्या ना आए। तो मैं छत्तीसगढ़ की धरती से अपने गुरुजी का भी सादर नमन करता हूं। मंच पे उपस्थित केंद्रीय कमेटी के लोग, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महाप्रबंधक जी और पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने जैसे ही बताया कि हमारे विशिष्ट अतिथि अनुवांशिकी के प्रोफेसर हैं, तो मेरा दिल सन्न हो गया, क्योंकि अनुवांशिकी में डॉक्टरेट करना बहुत बड़ी बात है। जो लोग अनुवांशिकी जानते हैं वो इस गहराई को समझते हैं। तो डॉक्टर साहब का मैं छत्तीसगढ़ की धरती से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं कि आपको भी आज हमें सुनने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ की माटी को जो रोशनी देने का काम ये लटिया की धरती पिछले 25 साल से भी नहीं बल्कि 2500 साल से कर रही है, उसके लिए मैं इस लटिया की माटी को नमन करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जगदेव बाबू की जयंती के बारे में सुन रहे थे। जगदेव बाबू में कुछ खास तो बात होगी जिसकी वजह से रशिया का पत्रकार विद्वान उनका इंटरव्यू लेने के लिए उस जमाने में आता है, पाल गार्ड। कुछ तो ऐसी बात रही होगी, पाल गार्ड ने कुछ तो ऐसा जाना होगा जगदेव बाबू के बारे में कि उसको इंटरव्यू लेने के लिए रशिया से आना पड़ा। ठीक उसी तरह जैसे किसी जमाने में वेनसॉन्ग, इत्सिंग, अलेक्जेंडर कनिंघम, तमाम लोग जो इतिहास को, बुद्ध को और अशोक को जानने के लिए भारत की तरफ खींचे चले आए, वैसा ही कुछ रहा होगा जगदेव बाबू में। जिनकी पवित्र परिकल्पना को, जिनकी सोच को सम्राट अशोक क्लब ने समझा और आज 26वीं जयंती हम लोग उनके 100वें जन्म शताब्दी के ऊपर मना रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं पाल गार्ड को भी कि आज आपने वो अवसर दिया हम लोगों को कि ताकि हम उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं उड़ीसा गया था गुरुजी के साथ, उड़ीसा गया था। सिरपुर में एक नदी है महानदी, और वो महानदी उड़ीसा के द्वारा बहते हुए जाती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ऐसा पता चलता है कि वहां पे किसी जमाने में वेनसॉन्ग आया था। वेनसॉन्ग सिरपुर भी आता है और जहां हम लोग मड़िया बन गए थे उड़ीसा में, वहां भी आता है। और उसी वेनसॉन्ग की जगह कनिंघम भी जाते हैं, अंग्रेज पुरातत्वविद कनिंघम भी जाते हैं। और उन्हीं पुरातात्विक जगहों पे हमारे गुरुजी के गुरुजी हुजी गुरुजी भी जाते हैं, दलाई लामा भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन जगहों पे बुद्ध गए थे। ऐसा इसलिए हुआ कि उन जगहों पे बुद्ध गए थे, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। और मैं भी अगर खींचा चला जाता हूं तो कहीं ना कहीं बुद्धत्व का अंकुर गुरुजी के पास है, जिसकी वजह से मैं भी खींचा चला जाता हूं। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे घर वाले और हमारे मित्र बड़ा परेशान रहते हैं कि गुरुजी को पाते ही तुम कैसे बेहोशी की हालत में घूमते रहते हो। तो कहीं ना कहीं बुद्ध की वो बात है जिसकी वजह से दुनिया खींची चली आ रही है, और वही बात जगदेव बाबू में भी थी।
जगदेव बाबू में भी वो क्रांति था। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि भारतीय राजनीति के अमर नायक, भारतीय राजनीति के अमर नायक। पिछले साल मैं लटिया महोत्सव के बाद 2 फरवरी के बारे में मैंने एक कोटेशन लिखा था फेसबुक में, भारतीय राजनीति के अमर नायक जगदेव प्रसाद की जयंती। तो ऐसा एक मेरे फॉरेन के फ्रेंड ने पूछा कि ये जगदेव बाबू कौन है, तो मैंने उनको लिंक शेयर किया। मैंने कहा आप इसको पढ़ सकते हैं कि आखिर उनका राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक सोच क्या थी। अभी गुरुजी से हमारी बात हो रही थी और भारत में जगह जगह से बुद्धिज्म को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, तो गुरुजी कह रहे थे कि क्यों नहीं आप लोग लीगल एक्शन करते हैं, लीगल नोटिस क्यों नहीं आप लोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग हेल्प क्यों नहीं लेते हैं। भारत का तो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का बहुत श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का बहुत अच्छा संविधान है, लीगली आप लोग को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या कहें गुरुजी, सम्राट अशोक क्लब ने ठान लिया है कि लोगों के चरित्र को बदल देना है, लोगों के व्यवहार को बदलना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से लागू नहीं है, क्योंकि उनके विचारों तक बुद्ध की बात, अशोक की बात, बुद्ध की देशनाएं, अशोक की राजघोष वहां तक अगर नहीं पहुंच रही हैं, तो वहां तक सम्राट अशोक क्लब पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जिस दिन तक उन लोगों के पास नहीं पहुंच जाएगी, तब तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है वो स्वयं भी परेशान होता है। अभी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा लेख लिख दिया, अब सोचिए कितना अच्छा भला जीवन था उसका, न जाने कितने पुरस्कार पाए थे उसने। आईएएस था, भारत की सबसे छोटी की नौकरी, सबसे ऊंचाई की नौकरी, सबसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा की नौकरी। अब बुढ़ापे में वो गाली देके बेचारा फंस गया, सब किया कराया उसका कहां चला गया, मिट्टी। कहते हैं ना कि मुंह पे कालिक पुत गई, क्या करे बेचारा। तो बुद्ध और अशोक में ऐसे ही हैं, बुद्ध कभी बोलते नहीं हैं। आप लोग देखे होंगे बुद्ध की आंखें जो है अधखुली हैं, अधखुली आंखों से देखते हैं। वैसे ही अशोक भी अपने स्तंभ पे लिखे हुए उत्कीर्ण लेखों के माध्यम से लोगों को बताया। और डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि अशोक ने कभी भी अपने लेखों में कहीं भी किसी का विरोध नहीं किया। तो सम्राट अशोक क्लब के लोग भी ये सोच लिए कि हम लोग को भी बहुत किसी का विरोध नहीं करना, हमें सिर्फ सकारात्मक कार्य करने हैं। और वो सकारात्मक कार्य हम लोग कर रहे हैं, दिन दुना और रात चौगुना कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहां इतने लोग आए हैं। जब पदाधिकारी लोग इतने हैं तो सोचिए साधारण कार्यकर्ता जिस दिन आ जाएगा इस लटिया में, तो अब क्या होगा। और गुरुजी भी बड़ा परेशान रहते हैं कि लटिया में आप लोग क्या करते हो कि इतना सारा लोग आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जगदेव बाबू की शहादत जो हमें प्रेरित करती है हर रोज हमें अपने कार्यों को करने के लिए। हर रोज सोचते हैं कि उनकी शहादत जाया न जाने दें और कुछ न कुछ करते रहें। अपने व्यक्तिगत व्यवसाय, नौकरी पेशे को करते हुए वैचारिक क्रांति के कार्य को हम लोगों को करते रहें। और इस वैचारिक क्रांति की वजह से ही भारत का कल्याण हो सकता है और भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। इसके अलावा दूसरी कोई क्रांति नहीं है, दूसरा कोई साधन ही नहीं है। अगर दूसरा साधन होता तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया में शांति की बात नहीं करता। वो क्या करता, लोगों के यहां हथियार भेज देता। जो दुनिया की जो शांति की जो संगठन है, संस्था है, वो शांति की बात सम्राट अशोक महान और बुद्ध की नीतियों के कारण ही कर पाता है।
और ये भी मैंने पढ़ा है कि पूरी दुनिया में अगर शांति की बात करने वाला कोई शासक इस दुनिया में हुआ है तो सम्राट अशोक महान थे। उसके अलावा कोई ऐसा शासक नहीं हुआ दुनिया में जिसने शांति की बात की। बाकी सभी शासकों ने तो ऐशो आराम की बात की, लेकिन अशोक ऐसे शासक हुए जिन्होंने शांति की बात की, जिन्होंने मानवता की बात की, लोगों के अधिकार की बात की। सोचिए, राजा होकर अधिकार की बात कर रहा है, और इंसानों के ही नहीं बल्कि पशुओं के भी अधिकार की बात उन्होंने की, पेड़ पौधों का भी अधिकार की बात की। तो ऐसे राजा से हम लोग हर रोज प्रेरणा लेते हैं। और आज के राजनीतिक चेतना के अमर नायक बाबू जगदेव प्रसाद को नमन करता हूं, शत नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित जन समूह का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। माताएं बहना इतनी तन्मयता से यहाँ बैठी हैं, सुन रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप सभी वरिष्ठ जनों का भी हृदय की गहराइयों से अनंत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, अतुल्य भारत, श्रेष्ठ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ प्रभारी भाई जीवनदीप जी।